अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। हक खतीब की सपोर्ट में वीडियो बनाने के लिए मैंने कितने पैसे लिए, एक अरसा लगता है मोतबर किरदार साबित करने में। अपने ज़मीर को कितने पैसों में मैंने बेचा, लिफाफे के अंदर पैसों के अलावा और क्या क्या था, और इकरारुल हसन से मेरा जाती क्या मसला है, ये सारी बातें आज के व्लॉग में डिस्कस होंगी। आपने आखिर तक इस वीडियो को देखना और उसके बाद कमेंट कीजिएगा। पूरी बात सुनने से पहले कमेंट कर देना भी कोई दानिशमंदी नहीं है। वीडियो का आगाज करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज की इस वीडियो में जो भी बातें होंगी वो सच पर मबनी होंगी, और मैं जो भी आपको बताऊंगा वो सच बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर दरबारों और पीरों फकीरों को अगर मजहबी हैसियत से देखा जाए तो एक फिरका ऐसा है जो पीरों फकीरों को, दरबारों को मानता है, और एक फिरका ऐसा है बिल्कुल भी नहीं मानता। तो ये हमारी जो बहस चल रही है, जो मैंने वीडियो बनाई है, वो किसी मजहबी नुक्ता नजर से नहीं बनाई गई। मैं मजहबी रीजंस की वजह से हक खतीब की सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाई, बल्कि मैं ये समझता हूं कि चंद सहाफती जिम्मेदारियां थी जो इकरारुल हसन साहब ने अदा नहीं की। मैंने इसलिए यह वीडियो बनाई है कि वो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करे। इसको सरासर आपने दुनियावी नुक्ता नजर से देखना है। वो कैसे? एक साफी की यह जिम्मेदारी होती है कि वो दोनों फरीकैन की बात सुने। जब उन्होंने ये फैसला किया होगा कि हक खतीब को एक्सपोज करना है, तो जाहिर है उनके पास बहुत सारी गवाहियां मौजूद होंगी। सैकड़ों हजारों लोगों ने खतूत के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए इकरारुल हसन से राब्ता तो किया होगा ना कि हक खतीब ने हमारे साथ फ्रॉड किया। और क्योंकि इकरारुल हसन अवाम का दर्द समझने वाले शख्स हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया होगा कि मैं हक खतीब को एक्सपोज करूंगा क्योंकि लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। तो जब उन्होंने ये फैसला किया और उन लोगों की बात सुनी जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो ये चाहिए था इकरारुल हसन साहब को कि उन लोगों की भी बात सुनते जिन लोगों को वहां से शिफा मिली है, और अगर उनकी नहीं सुनते तो हक खतीब साहब का इंटरव्यू करते। ऐसा कौन सा इदारा है, ऐसा कौन सा पीर खाना था जिसको एक्सपोज किया इकरारुल हसन साहब ने? वहां पे छापा नहीं मारा। हक खतीब साहब के डेरे पे छापा क्यों नहीं मारा? वहां पे चले जाते, लाइव लोगों से पूछ लेते, लाइव हक खतीब का इंटरव्यू कर लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने दफ्तर में बैठ के, अपने स्टूडियो में सिर्फ उन लोगों की बात सुनी जो लोग मुतासिर थे, जो लोग तंग थे, या जिन लोगों को धोखा मिला था हक खतीब से। अब इनकी साफ्ती जिम्मेदारी यह है कि ये दूसरे लोगों को भी सुने जिन लोगों को वहां से शिफा मिली है। जिस दिन इकरारुल हसन साहब उन लोगों का इंटरव्यू करना शुरू कर देंगे जिन लोगों को शिफा मिली है, या उनकी भी बात सुनना शुरू कर देंगे, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मेरा इकरारुल हसन से जाती कोई मसला नहीं है। मेरे दफ्तर के अंदर इकरारुल हसन साहब की तस्वीर लगी है। दफ्तर के अंदर तस्वीर उस शख्स की लगती है जिसकी आप इज्जत करते हैं या जिसको आप अच्छा मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं। वो मेरे सीनियर है, मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन बशरियत का तकाजा तो है ना जी। इंसान तो वो है, गलती तो कर सकते हैं। कुछ अरसा पहले वो इमरान खान साहब को गलत साबित करने पे तुले हुए थे। क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि गलती तो वो कर सकते हैं। तो यहां पे जो मिस्टेक है वो सहाफती मिस्टेक है, ना कि कोई मजहबी नुक्ता नजर की या कोई मजहबी बहस है कि पीर फकीर होते हैं, इनके वजूद पे हमने गुफ्तगू नहीं करनी, बल्कि इस बात पे आना है कि जिन लोगों को वहां से शिफा मिली है उनका भी इंटरव्यू किया जाए, और जिन लोगों को वहां से धोखा मिला है उनका भी इंटरव्यू किया जाए। दोनों अवाम के सामने रखे जाए, और फिर यह अवाम फैसला करे कि हक खतीब फ्रॉड है या हक खतीब सही आदमी। रहेगी बात मेरी कि मैंने हक खतीब से कोई पैसे लिए हैं, तो सारी चीजों को पैसों से ना तोल दिया करे। मेरी आज तक हक खतीब से मुलाकात नहीं है, और अगर जिसकी मुलाकात होती है या कोई मुरीद होता है तो वो हक खतीब नहीं कहता, वो उनको हक खतीब, सरकार और बादशाह, और जिस तरह से इज्जत एहतराम से नाम लिया जाता है वो उसी तरह लेता है। क्योंकि मैं मुरीद नहीं हूं, मैं उनसे आज तक मिला नहीं हूं, मैं उनको जानता नहीं हूं, उनके किसी करीबी रिश्तेदार दोस्त को नहीं जानता, मेरी कोई मुलाकात नहीं है, और अब मैं मुलाकात करूंगा भी नहीं उनसे। क्योंकि अब मैंने उनसे मुलाकात कर ली या इंटरव्यू कर लिया तो आप लोगों ने कहना है बस यही मकसद था जी आसिफ जाट का, पूरा हो गया। तो मेरा ये मकसद कतन नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना है। जो लोग ठीक हुए हैं उनको किस कैटेगरी में, किस खाते में आप डालते हैं, ये भी इकरारुल हसन फैसला करें या अवाम करें। मुझे फैसला करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हक खतीब से मेरा कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को वाजे कर देना चाहता हूं। एक आखिरी और दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ लोगों ने मुझे इस वीडियो को बनाने के बाद अनफॉलो किया है, और उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, इस वक्त जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान में 4 या 5 का वक्त होगा, या देर रात भी आप देख सकते हैं
میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں, اس وقت جب آپ میرا پیج دیکھیں گے تو 22 لاکھ آپ کو لوگ نظر آئیں گے. کل اسی وقت جب آپ میرا پیج دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ 23 لاکھ لوگ نظر آئیں گے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ 2-4 لوگ یا 2000 لوگ یا 20,000 لوگ اٹھ کے یہ سوچے یا 2 لاکھ لوگ اٹھ کے یہ سوچے ہم نے اس بندے کا بائیک آؤٹ کر دینا ہے, تو اس کا دنیا بائیک آؤٹ کر دیتی ہے. میں تو 22 بندے بھی نہیں مجھے جانتے تھے محلے میں, یہ 22 لاکھ لوگ میرے اللہ کا کرم ہے. یہ کو حق خطیب صاحب نے مجھے پھونک نہیں ماری, میرا توکل اللہ ہے. میں آپ لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں, کل جب آپ اس وقت دیکھیں گے تو یہ 2.3 ملین لوگ ہوں گے, اور یہ بھی میرے اللہ کا کرم ہوگا. بات صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ جب بھی آپ کوئی پروگرام کریں تو صحافتی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو نبھانا چاہیے. رہ گئی بات مذہبی اختلافات کی, تو ایک گروہ ایسا ہے جو پیروں فقیروں کو مانتا ہے, ایک نہیں مانتا. اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنا عقیدہ آپ سے منوانے کی, آپ کو اپنا عقیدہ مجھ سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے. جو جہاں پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے, لیکن میں صرف اور صرف اتنا کہتا ہوں کہ صحافتی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ جس کے خلاف بھی آپ نے بات کرنی ہے اس کا بھی موقف لے لیں, اس سے پوچھ لیں کہ اس کا اس بارے میں, ان سوالات کے بارے میں کیا کہنا ہے. جس طرح سے انہوں نے وہ یونیورسٹی والے کیس کے اندر, اسلامیہ یونیورسٹی والے کیس کے اندر اب تک کوشش کی کہ وہ منسٹر جو تھا طارق چیمہ, اس سے رابطہ, اس کا انٹرویو, وہ ساری چیزیں, وہ بالکل صحافتی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے انہوں نے وہ کام کیے, اور انہوں نے جو بھی پاکستان کے لیے عظیم کام کیے میں سب کو سراہتا ہوں, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں ان سے بہتر کانٹینٹ بنا سکتا ہوں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن وہ انٹرویو کرنا شروع کر دیں گے ان لوگوں کا, جن لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا ہے, تو میں چھوڑ دوں گا. میں کہوں گا ٹھیک ہے آپ بہتر کر رہے ہیں. اب کیونکہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے, آگے میرے پاس جو لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. کینسر کے پیشنٹ جن کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ڈاکٹرز نے لکھ کر دے دیا ہوا ہے, ساتھ ان کی ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اینا کو ٹائم ہے بندہ کٹے گا, وہ لوگ ٹھیک ہوئے ہوئے ہیں, بالکل ٹھیک ہوئے ہوئے ہیں, اور نارمل زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ حق خطیب کو دعائیں دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کیسے ٹھیک ہوئے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ تو یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ حق خطیب کے پاس جا کے اگر کوئی ٹھیک بھی ہوتا ہے تو اس کو شیطان ٹھیک کر دیتا ہے. تو ٹھیک ہے, اقرار الحسن صاحب ان بندوں کا انٹرویو کریں اور کنکلوژن یہ دے دیں کہ بندہ خود نہیں ٹھیک ہوا, اینو شیطان نے ٹھیک کیتا ہے, تو بس بات ختم. ہمارا تو بس یہی مطالبہ ہے کہ بھائی آپ ان کی بھی ویڈیوز بنائیں, ان کے بھی انٹرویوز کریں جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں. تو میری یہ آپ لوگوں سے گزارش تھی, امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے, اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں. انشاءاللہ تعالی دوبارہ بات ہوتی ہے.